मैंने कल आपको ना साइन की कुछ वैल्यूज बताई थी बेटा, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। अगर वैल्यू 90 से ज्यादा हो ना एंगल की वैल्यू, तो कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, वो साइन की सिखाई थी मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा कोस की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कोस थीटा की वैल्यूज। तो कोस थीटा की वैल्यूज हमने सीखनी है, उसके बाद फिर वेक्टर स्टार्ट करेंगे हम। एक कोस थीटा थोड़ा 5 मिनट का काम है, ये करवा दूं मैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो 5 मिनट लगेंगी। कोस थीटा की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और वेक्टर्स फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने कभी भी क्लास मिस मत कर देना बस वेक्टर की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यूज निकालना सीखेंगे हम। अब वो 90 डिग्री देखो भाई, पहला कल बड़ा ही लेक्चर आगे बढ़ रहा है एकदम से, ये सोच लो। मान लो कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा। अब ये देखो, ये जो एंगल है मेरे ख्याल से तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड में होगा। थीटा के बारे में कल मैं बता चुका हूं, ये 90 के बराबर या उससे कम होगा थीटा। कल मैंने बता दिया कि थीटा जो भी लिखूंगा मैं वो 90 के बराबर या उससे कम रहेगा, 90 से ज्यादा थीटा, ये वाला थीटा नहीं होगा जो मैंने लिख रखा है। अब कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस लिख देंगे हम, क्योंकि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होते हैं, तो भाई माइनस साइन लिख दिया। मैंने कहा था भी जिसके साथ भी 90 के साथ एंगल होगा ना, 90 प्लस माइनस होगा, 90 प्लस माइनस जब भी होगा तो नाम चेंज हो जाएगा। नाम कोस का चेंज होता है साइन में, कोस का नाम साइन में चेंज होता है, तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कोस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, मैं कल जैसे मैं बता चुका ना, थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट करवाऊं, क्योंकि उसी तरह की चीज रिपीट होंगी। तो जैसे कोस 120, तो कोस 90 प्लस 30, इसको मैं लिख सकता था माइनस साइन 30, तो दैट विल बी -1/2, -1/2 ये बना हुआ मेरे ख्याल से, तो देखो हाँ जी। उसके बाद कोस, लाइट गई भाई, लाइट गई भाई, लाइट गई रे बच्चों, लाइट गई। हाँ लिख रखा बच्चों ने, देखिए इसके बाद कोस 135, तो उसको लिख लो कोस 90 प्लस 45, दैट विल बी माइनस साइन 45 विल बी इक्वल टू -1/√2। उसके बाद कोस 150, जिसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 माइनस साइन 60 माइनस √3/2। ऐसे ही कोस 180, तो कोस 90 प्लस 90 इक्वल टू माइनस साइन 90 इक्वल टू -1। बिल्कुल बच्चों ने आंसर लिख रखे हैं, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही, बच्चे लिख रहे हैं, साथ 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 लिखो, मतलब वरना तो बोर हो जाओगे, क्योंकि चीजें ना आसान आसान सी चीजें हैं, तो साथ साथ खुद लिख लो, तो उसे इंटरेस्ट बना रहेगा आपका क्लास में। अच्छा अब एक पॉइंट नोट कर लो बेटा, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि भाई साइन 180 याद रखना है। साइन 180 कितना था, साइन 180 बताओ कितना था, मैंने कहा था याद रखना है। साइन 180 कितना था, शायद आपने बताया भाई साइन 180 जीरो है, साइन 180 जीरो है, तो मैंने कहा था साइन 180 काफी यूज होगा। ऐसे कोस 180 याद रखो, ये भी बहुत जरूरी है। कोस 180 नहीं बोलना आप लोगों को, साइन 180 और कोस 180 बहुत जरूरी चीजें याद रखनी है, ये बार बार यूज होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, इसको भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा फिर। तो साइन 180 कोस 180 जरूर याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। सबने बच्चों ने लिख रखा है 0 है आंसर, बिल्कुल सही। अब चलो ये तो गया 180 तक, इसके बाद 180 के बाद तो कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, तो कोस 180 प्लस थीटा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। थर्ड में कोस की वैल्यू मेरे ख्याल से तो नेगेटिव थी, फोर्थ में कोस तो पॉजिटिव, तो थर्ड में कोस नेगेटिव, 180 है तो नाम चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल सही। तो कोस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, 180 के साथ नाम चेंज नहीं होगा, तो कोस एज इट इज कोस रह जाएगा। जैसे
cos 210, cos 210, तो cos 180 प्लस 30, cos 180 प्लस 30, उसको क्या लिख सकते थे? माइनस cos 30, दैट इज माइनस √3/2। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद cos 225, इसको क्या लिख सकते थे? cos 180 प्लस 45 माइनस cos 45 इक्वल टू माइनस 1/√2। ऐसे और भी लिख लो, आप साथ साथ लिखते जाओ, खुद लिखते जाओ। cos 240 cos 180 प्लस 60 इक्वल टू माइनस cos 60, दैट विल बी माइनस 1/2। ऐसे ही cos 270 भाई, cos 270, तो cos 180 प्लस 90 इक्वल टू माइनस cos 90, एंड बट दैट विल बी 0। वेरी गुड, सबने आंसर लिख रखे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब आप साथ साथ काम कर रहे हैं, वेरी बहुत अच्छे भाई। तो ये 270 तक की वैल्यू आ गई आपकी, 270 तक की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद 270 के बाद की बात कर लें भाई। 270 के बाद, 270 के बाद देखो, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, बेटा किस क्वाड्रेंट में है ये? मेरे हिसाब से तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में cos की वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस का निशान। cos की वैल्यू पॉजिटिव तो प्लस का निशान। और 270 के साथ नाम चेंज होगा, तो cos का नाम चेंज होता है साइन में, तो साइन थीटा, प्लस साइन थीटा मतलब प्लस साइन थीटा। जैसे cos 300, तो बेटा लिख लो cos 270 प्लस 30 इक्वल टू प्लस साइन 30, और दैट विल बी प्लस 1/2। कोई बच्चा सोचेगा इसके साथ प्लस लिखना जरूरी है जी? प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट मुझे समझाना है इसलिए प्लस लिख रहा हूं मैं। समझाना है तो प्लस लिख रहा हूं, प्लस माइनस, ताकि आपको याद रहे, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे cos 315, तो बेटा cos 270 प्लस 45, और ये हो जाएगा जी साइन 45 इक्वल टू प्लस 1/√2। ऐसे cos 330, cos 270 प्लस 60, दैट विल बी साइन 60 इक्वल टू प्लस √3/2, प्लस √3/2। और बेटा ऐसे ही लिख दो फिर cos 360, तो cos 270 प्लस 90 इक्वल टू प्लस साइन 90 इक्वल टू प्लस 1। ये सारी वैल्यू आपने लिख दी है, मेरे से पहले बच्चे लिखे बैठे हैं भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मानसवी, हर्ष, तानिया, आकाश, करण, हर्ष गोयल, आकाश नेहरा, सबने लिख रखे हैं। रचना, हाँ बहुत अच्छे भाई। अब एक काम फिर कर लो भाई, जैसे कल किया था हमने, ये पूरी टेबल बना लो। हाँ जी बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा की जैसे साइन की बनाई थी कल, अब कोस की और टेबल बना लो बेटा, पूरी कोस की पूरी कंप्लीट टेबल बना लो, क्योंकि टेबल के बेस पे फिर मैंने कुछ एक पॉइंट छोटा बताना आप लोगों को, तो टेबल बनाओ इसकी पूरी भाई, टेबल ध्यान रखो, इसकी टेबल कैसी बनेगी, जल्दी बनाओ बेटा ये, ताकि अपना टाइम कम से कम लगे। आज मैं वेक्टर स्टार्ट कर पाऊं, फिर मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा। तो टेबल के बेस पे ग्राफ बनाऊंगा मैं, और कुछ पॉइंट लिखूंगा, तो आप खुद ही बना लो, जैसे साइन की टेबल बनाई थी ना, ऐसे कोस की बना लो भाई। मिट नहीं रहा यार, आज तो सही तरह एसी चला दिया मैंने, इस तरह दिक्कत आ गई। बना ली, वेरी गुड। मैं भी लिख देता हूं एक बार, चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। फिर एक बार मैं भी टेबल तो लिख ही दूं पहले अपनी। मैं टेबल लिख रहा हूं बेटा, आप भी अपनी टेबल लिख लेना साथ साथ। मैं कुछ लाइन ड्रा कर लूं भाई, एंगल बनाने हैं मुझे। ओहो ओहो, सारे एंगल वो मिस कर दूं, बता दियो भाई, कल एक एंगल में मिस कर गया था, आकाश ने बताया, फिर आकाश नेहरा ने। कुछ एंगल मैं लिखता हूं, पहले लिखते हैं 0 cos 0 1 30 √3/2 45 1/√2 60 1/2
90 0, 120 कितना था भाई, -1/2, 135 -1/√2, 150 -√3/2, 180 -1, 210, 210 कितना भाई, ये सारे एंगल तो को नहीं आऊँ रहे, कोई बात नहीं देखेंगे। 210 पर कितना आया था, 210 180 के साथ नाम चेंज होता, -√3/2, 225 -1/√2, 240 -1/2, 270 0। उसके बाद मैं एंगल दिखेंगे भाई, यहां से दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, उधर लिख रहा हूं एंगल, बाकी एंगल वहां लिख रहा हूं मैं, बाकी एंगल उधर लिख रहा हूं, कुछ एंगल यहां लिख देता हूं भाई। थीटा कॉस 300, 300 पे क्या आया था भाई, पॉजिटिव आ गया था 1/2, 315 1/√2, 330 √3/2, और उसके बाद 360, 360 पे क्या आया था भाई, कोई बीच में मिस तो नहीं हो गया, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, चलो 360 पर आया था 1। ये थे सारे वैल्यू, डन, वो बना दी सर, क्या बात है, मैंने भी बनाया, बताया था सर, हाँ नहीं बताया था तेरे, हाँ 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 हाँ, नीव तो अच्छा लड़का है भाई, बच्चे सारे अच्छे हैं इस क्लास में, जो ऑनलाइन बैठ के क्लास देख रहा है ना, ये तो अंडरस्टूड है कि बच्चे तो सारे अच्छे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इसमें जो अपने काम की बात है, अपने काम की बात है, वो देखो बेटा एक बार, जो मुझे बताना है, जैसे साइन में बताया था वैसे ही इसमें देखो, चलो ठीक है बेटा मुस्कान। अब देखो इसमें कोस की वैल्यू देखो आप एक बार, कोस की कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी और -1 से कम नहीं मिलेगी, कोस की कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी और -1 से कम नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि इसका मतलब कोस की रेंज भी -1 से +1 होती है, कोस की रेंज भी -1 से +1 होती है, जैसे साइन की रेंज -1 से +1 होती है ना, ऐसे कोस की रेंज भी -1 से +1 होती है, ये पॉइंट याद रखना है। तो उसी पॉइंट से मतलब जैसे ना ये पॉइंट यूज होगा आगे चल के, साइन की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम, कोस की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम, साइन कोस की बात हो रही, टेंजेंट की बात नहीं हो रही, टेंजेंट तो इन्फिनिटी तक जा सका है, ठीक है ना। तो साइन कोस याद रखना कि इसकी रेंज -1 से +1 होती है, ये पॉइंट कई जगह यूज होता है अपना फिर, हाँ बिल्कुल सही लिख रखी बच्चे ने, -1 टू +1। चलो ये तो होगी रेंज की बात कि भाई -1 से +1 तक रेंज होगी साइन की भी कोस की भी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, केवल एक निशान नहीं लगाना, दो निशान लगाने हैं, ग्रेटर, हाँ लिख रखे हैं, आर्य ने लिख रखा है, जैसे जैसे आर्य ने लिखा है ऐसे लिखना है, हाँ। तो अब देखो, अब इसका ग्राफ की बात करता हूं मैं, मुझे ग्राफ बनाना है कॉस थीटा का थीटा के साथ, कॉस थीटा का ग्राफ बनाना भाई थीटा के साथ। अच्छा कुछ बच्चे ना आज मुझे क्लास में नए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे नए दिखाई दे रहे हैं, बेटा नए बच्चे जो भी हो ना, आज ही आए हो जो, तो उनको हो सकता है कुछ बातें मेरी आज समझ में ना आई हो, लेकिन अभी 2 मिनट 5 मिनट के बाद आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ये क्योंकि कल वाले से रिलेटेड है, कल लेक्चर जो दिया था मैंने उसमें चीजें समझा चुका था मैं। कुछ बच्चे मैंने देखे अभी लिस्ट में ना, नए बच्चे बैठे हैं, उनके नाम मेरे लिए नए हैं, तो उनको बोल रहे हैं बात में कि 2 मिनट वेट करो, ये चीज खत्म हो जाएगी, फिर आपको चीज समझ में आना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये चीज कल वाले से लिंक है, ठीक है। अभी नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें कोस की वैल्यू देखो बेटा, कोस 0 पर देखो, कोस 0 पर जब एंगल 0 है तो कोस की वैल्यू +1 है, एंगल 0 तो कोस की वैल्यू +1 है, ध्यान से देखते जाना जो मैं बोल लूं। उसके बाद कोस एंगल की वैल्यू बढ़ाओ 90 तक, एंगल की वैल्यू 0 से 90 आई, बट कोस की वैल्यू देखो आप, कोस की वैल्यू 1 से 0 आ गई, एंगल की वैल्यू 0 से 90 गई, कोस की वैल्यू 1 से 0 आ गई, तो मतलब कोस की वैल्यू जब एंगल बढ़ाया तो कोस की वैल्यू घटी, एंगल बढ़ाया तो कोस की वैल्यू घटी, ये बात मैं कह सकता हूं ऐसा। एंगल इंक्रीज कर रहा है, कोस की वैल्यू डिक्रीज करके 0 हो गई है। उसके बाद देख लो तो ग्राफ कैसे आना चाहिए, देखो ग्राफ इसका स्टार्ट तो यहां से होगा, क्योंकि शुरू में 0 पर वैल्यू 1 है, तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से ऊपर से, फिर वैल्यू घटेगी तो वैल्यू घटानी है, 90 तक आते आते 0 हो जानी है, 90 तक आते आते 0 हो जानी है। रफ हैंड से बनाना होता है आपको ग्राफ, रफ हैंड से बनाना होता है, कोई पैरामीटर का ऐसा नहीं भाई बिल्कुल यूं कोई बनाना जिसे मैंने बनाया फोटो।
उसके बाद देखो एंगल गया 90 से 180, एंगल 90 से 180 गया, एंगल 90 से 180 गया, लेकिन कोस की वैल्यू देखो, कोस की वैल्यू 0 से -1 आ गई, कोस की वैल्यू 0 से -1 आ गई, देख लो एक बार, कोस की वैल्यू 0 से -1, एंगल 90 से 180 गया, कोस की वैल्यू नेगेटिव तरफ बढ़ गई, कोस की वैल्यू नेगेटिव की तरफ -1 गई, तो मैं इसको यूं बना देता हूं, ये 180 हो गया एंगल 180, और ये वैल्यू होगी -1, -1। हाँ कोस कर्व बिल्कुल अभी बढ़ा देता हूं पूरी मैं। उसके बाद देखो ये यहां देखो एंगल, एंगल 180 से 270 गया, एंगल 180 से 270 गया, एंगल जब 180 से 270 गया तो कोस की वैल्यू -1 से 0 आ गई, कोस की वैल्यू -1 से 0 आने का मतलब वापस 0 की तरफ मोड़ दो, वापस 0 की तरफ मोड़ दो, 270 तक आते आते, 270 तक आते आते मैं जो बना रहा हूं इतना तो समझ में आने लग रहा है साथ साथ कि भाई मैं टेबल के हिसाब से बना रहा हूं। और उसके बाद देखो 270 के बाद एंगल वैल्यू इंक्रीज हुई, 360 गई, एंगल की वैल्यू 360 गई, कोस की वैल्यू 1 गई, कोस की वैल्यू 1 गई, 0 से 1, यहां 0 थी, यहां 0 थी, फिर 1 पे पहुंच गई, तो इसका मतलब मैं इसको बढ़ा दूं यूं, इसी के लेवल में रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाए, इसके लेवल में रहनी चाहिए भाई, इसके लेवल में। तो ये एंगल होगा 360, तो ये कोस का ग्राफ आ गया, कोस का ग्राफ, ठीक। तो ये ग्राफ आपने कोस कर्व कहते हैं, इसे कोस कर्व, इसको कोस कर्व कहते हैं। तो उससे पहले वाली थी साइन कर्व, ये है कोस कर्व। जैसे मैंने कल बताया था ना, साइन कर्व और कोस कर्व, इनके ऊपर एक पूरी की पूरी यूनिट बेस्ड है आपकी, 10th यूनिट जो है ना, 10th यूनिट, वो उसमें ये ग्राफ सैकड़ों बार बढ़ेंगे, कोस कभी कोस का बन जाएगा, कभी साइन का बन जाएगा। सिस्टम पोज हो गया ना बेटा, मेरा तो चल रहा है, मैं तो न्यू बोलने लग रहा हूं, मैं तो पोज नहीं हुआ है भाई, हैं? एक बच्चा कह रहा है सिस्टम पोज हुआ, सिस्टम पोज हुआ, मैं तो न्यू का न्यू बोलने लग रहा हूं। चलो, तो बेटा इस कोस कर्व को तो मत समझ लो। अच्छा कुछ बच्चे ये सोचेंगे ये सेमी सर्कल वगैरह है, कुछ नहीं है, कहीं ये सर्कल सर्कल कुछ नहीं है, ये ग्राफ की शेप है, बस कोस कर्व बोलना है, सर्कल वर्कल के चक्कर में मत पड़ जाना। हाँ, तो कहीं सोचो भी सेमी सर्कल है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने कोस कर्व मोटे रफ हैंड से जैसे मैंने बनाई से मिलती जुलती बना देना हमेशा, रफ हैंड से इस तरह साइन कर्व कोस कर्व कहते हैं, इस तरह बना लेना आपने। तो ये साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज को हमने निकालना। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं आप लोगों को बेटा, देखो कल से जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, वो 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये प्लस वाले एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा प्लस वाले ले सकते हो आप माइनस वाले भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, 270 माइनस थीटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि प्लस में ही लिखना जरूरी है। मैंने तो एक आसान तरीके से वैल्यू सिखा दी बस आपको। तो रूल यही है, 90 के साथ प्लस माइनस हो तो नाम चेंज कर दो, 180 के साथ प्लस माइनस हो तो नाम चेंज ना करो, ऐसे 270 के साथ नाम चेंज, 270 के साथ नाम चेंज कर दो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो ये नहीं कि सारे आंसर प्लस प्लस में आओगे, ये माइनस में भी लिखे जा सकते हैं। और मैंने साइन और कोस के ही बताए हैं, क्योंकि हमें यूज साइन और कोस के करने पड़ते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वैभव सही कह रहा है। तो साइन और कोस के हमें यूज करने पड़ते हैं, ये चेंज सबके हो सकते हैं, टेंजेंट के भी हो सकते हैं। जो रूल इस पर लगा है कोस साइन पर, वो टेंजेंट पर, सीकेंट पर, कोसिकेंट पर, सब पर लग जाएगा, सब पर लग जाएगा। तो नाम चेंज मतलब सब 90 270 के साथ नाम चेंज करते जाओ, प्लस माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करते जाओ, प्लस हो गया माइनस क्वाड्रेंट पता होगा अपन है। और 180 और 360 के साथ भी हो सका, 360 वाला हमने लिखा नहीं, क्योंकि 360 के बाद तो वो 90 तक के आ जाएंगे, फिर 360 प्लस थीटा करूंगा ना मैं, तो 360 प्लस थीटा में तो 90 वाला आ जाएगा, वो तो हमें वैसे याद होते हैं 0 से 90, तो इसलिए मैंने 360 का बताया नहीं आप लोगों को, वरना 360 पे भी रूल लगेगा वो तो, बट वो 90 की कैटेगरी में आते हैं 0 से 90 तक, इसलिए वो पहले ही बता होते हैं आप लोगों को। बच्चा कह रहा है कि सर ये ग्राफ इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है क्या? ना इस यूनिट में इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो यूनिट ही नहीं है ना बेटा, इस टाइम आप यूनिट नहीं पढ़ रहे,
आप यूनिट नहीं पढ़ रहे इस टाइम, ये तो एक जीरो चैप्टर है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप। एक बच्चा पूछ रहा है डज वी नीड नेगेटिव वैल्यूज आल्सो, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, मैं बता देता हूं। चलो एक 2 मिनट और लगेंगे, बता ही देता हूं। एक दो एग्जांपल बताता हूं मैं, एक दो एग्जांपल नेगेटिव का बता देता हूं, बिल्कुल बता देते हैं बेटे, कंफ्यूजन तो छोड़ना ही नहीं ना। नेगेटिव आवेगी तो मैंने पॉजिटिव बताई है, लेकिन नेगेटिव भी आस्क है। जैसे मैं जैसे 180 माइनस थीटा का कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। देखो बेटा, जैसे यूं आता साइन 180 माइनस थीटा, मान लो यूं आता। मैं एक माइनस का एग्जांपल ले लेता हूं, फिर खत्म कर दूंगा इसको मैं। तो साइन 180 माइनस थीटा आ जाता है। तरीका वही, कुछ नहीं चेंज, मतलब मेथड में कोई चेंज नहीं। पहले देखो किस क्वाड्रेंट में है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आओगा, सेकंड में आओगा तो प्लस का निशान, सेकंड में आओगा तो प्लस का निशान। अब 180 के साथ नाम तो चेंज होना नहीं, नाम चेंज नहीं होना चाहिए, प्लस में हो चाहिए माइनस में हो। तो साइन का साइन, तो साइन थीटा आ जाए, साइन थीटा आ गया बेटा। क्लियर? ऐसे ही मान लो कोस 270 माइनस थीटा होता, कोस 270 माइनस थीटा, तो कोस 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आओगा बेटे? सेकंड में आओगा, और सेकंड में कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस लिख लिया। प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट बताता ना मैं, प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट से डिसाइड होता है। तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आओगा? किस में आया? थर्ड में आया। 270 माइनस थीटा थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, कोस की वैल्यू नेगेटिव तो माइनस का निशान। 270 के साथ नाम चेंज होगा तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से है। तो प्लस माइनस तो अपने तरीके वही क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, नाम चेंज चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। थर्ड में, हाँ थर्ड में लिखा बेटे, मैंने गलती शायद सेकंड बोल दिया था। तो 270 माइनस थीटा के हिसाब से आपने वही रूल लगा देना, जो प्लस पे लगाया वो माइनस पे लगा दो, वैसे ही वैल्यू सारी आ जाएंगी आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद मैं सेकंड बोल गया था, जान थर्ड थर्ड लिख रहे हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चा कह रहा है अब क्लियर होगा जी। ओके, क्लियर ना हो तो देखो, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात क्लियर ना हो ना, पूछा करो। जैसे अखिल ने पूछी थी मेरे से बात, अच्छी लगी मुझे कि भाई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी बात होगी तो पूछोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, और मैं जरूर बताऊंगा अगर वो उस टाइम बताने लायक होगी तो जरूर बताऊंगा। आपका काम पूछना है, ठीक है ना, और लेकिन टॉपिक से रेलिवेंट हो बस। जैसे अखिल ने पूछी तो अच्छा लगा मुझे, भी माइनस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी बेटा। परनीत कल बता दिया था मैंने, इजी वे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मैंने बता दिया था कल। कल मैंने बताया था भाई कैसे पॉजिटिव नेगेटिव याद रखें। तो ASTC लिखा था आपने, ASTC, तो उसे याद रह जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप याद हो जाएंगे फिर उसमें। अच्छा एक जगह ना, एक जगह, केवल एक जगह टेंजेंट का भी यूज होगा, केवल एक जगह यूज होता टेंजेंट का। हाँ हाँ हाँ, लवी से तो पूछे लिया, अच्छी बात है भाई, लवी से तो पूछे लिया, इतनी देर में मैं बताने लगा ना, पहले पूछ लिया, वेरी गुड। तो टेंजेंट का केवल एक जगह यूज होगा फिजिक्स में, बता देता हूं टेंजेंट का भी। चलो टेंजेंट में क्या जाओ अपना। अच्छा ये बताओ, चलो मैं एक बार रूल लिख देता हूं, फिर करता हूं बात तुम्हारे से। टेंजेंट का जो यूज होगा बता दूं एक बार, टेंजेंट का क्या होगा अपने फिजिक्स में, ये यूज होगा एक जगह, टेंजेंट 180 माइनस थीटा। तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव तो माइनस, टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस। 180 के साथ नाम चेंज नहीं होगा तो माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। तो टेंजेंट का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, क्योंकि एक जगह होगा अगले चैप्टर में वेक्टर में, इसलिए बता रहा हूं। अगर ये होता टेंजेंट 270 माइनस थीटा, तो टेंजेंट 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में, तो प्लस का निशान। 270 तो नाम चेंज होगा, 270 है तो नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा तो टेंजेंट का नाम चेंज होता है कोटेंजेंट में, टेंजेंट का नाम किसमें चेंज होता है? कोटेंजेंट में, तो प्लस कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा। ठीक, इस तरीके से नाम चेंज हो जाएगा। कर्ण ने लिख रखा है पहले ही, हाँ हाँ प्लस कॉट थीटा, बिल्कुल सही, कर्ण ने सही लिख रखा, कर्ण मित्तल ने, वेरी गुड। प्रियांशु ने भी लिख रखा था, ध्यान नहीं दिया मैंने, प्रियांशु ने लिख रखा था, कर्ण मित्तल ने लिख रखा था। ठीक, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा। तो टेंजेंट पे भी यूज होगा, वैसे यूज सब पे होता है, लेकिन मेन हमारा जो है ना, ज्यादा जो यूज है वो साइन कोस का है, बस वही मैंने आपको बताए। वैसे अगर आप याद रख पाओ ना, कई बार ना, एक जनरल बात बता दूं, अगर आप लिखो तो लिख लो, इस बात में लिख लो, एक छोटा पॉइंट बता रहा हूं। हाँ सर ये नेम चेंज कैसे होता है? हाँ मानसी यही बता रहा हूं, नाम कैसे चेंज होता है वो बता रहा हूं। नाम चेंज रखने का ना आसान सा तरीका है, नाम को चेंज करने का आसान सा तरीका है।
देखो अब मैं फिर कह रहा हूं भाई, फिजिक्स में तो हमने तीन की जरूरत, दो की जरूरत ज्यादा है, तो दो ही बताए मैंने। बट नाम तो किसी का भी चेंज करना पड़ सके, कोई पूछ ले अपना तो वैसे ही। तो देखो मैं एक बार लिख रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट कोटेंजेंट भाई, साइन कोस कोटेंजेंट। एक था भाई सीकेंट, और एक था बेटा कोसेकेंट। मैं आपको नाम चेंज करने का छोटा सा रूल बता रहा हूं, नाम चेंज करने का छोटा सा रूल। एक छोटा सा रूल याद कर लो कि भाई हाउ टू चेंज दी नेम। जैसे ना मैंने कोस साइन को कोस में बदला, कोस को साइन में बदला, टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदला, तो कौन सा किसका नाम किस में चेंज होगा? देखो 90 और 270 पे नाम चेंज होता है, बाकी पे तो नाम चेंज होता नहीं, 360 पे भी नहीं होता, 180 पे भी नहीं होता। लेकिन नाम चेंज करना हो तो किसमें कौन चेंज होगा? अब ये पॉइंट देखो याद करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, कहीं फिर बच्चे वो सोचे। ये रूल आ गया था टेंथ में, कोई बात नहीं, एक बार सुनो तो। टेंथ में तो 90 प्लस माइनस का आया होगा, 180 270 नहीं आया होगा आर्यन। टेंथ में तो 90 तक का आया होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको 360 तक का, और नाम चेंज करके लिख लो, कोई बात लिख लो। देखो ये 6 नाम लिख रखे मैंने, साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सिकेंट कोसिकेंट, ये 6 नाम देखो बेटा। एक बार इसको सुनो जो मैं बता रहा हूं, इसको सुनो, इस रूल को सुनो। मैंने नाम चेंज करने के लिए जर्नल रूल, वैसे तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि साइन कोस की जरूरत थी, वो तो बता दिया, साइन कोस में कोस साइन में, टेंजेंट की जरूरत पड़ती कोटेंजेंट में। बट एक जर्नल कोई पूछ ले आपसे ना, नंबर बढ़ाने हो किसी आके नंबर बढ़ाने ना भाई, नाम चेंज करने का रूल क्या है, आपने भाई थोड़ा नहीं दिखाना, मतलब कुछ आप है, तो उसका सिंपल तरीका है। देखो ये जो 6 नाम है ना, 6 नाम है, इसमें 3 नाम ऐसे हैं, 3 नाम ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग सी ओ से स्टार्ट होती है। मैंने उनके आगे ना वो रेड कलर से लिख रखे हैं 3 नाम जिनकी स्पेलिंग सी ओ से स्टार्ट होती है, को कहते हैं, को से। 3 नाम ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग सी ओ से स्टार्ट होती, देखो। और 3 नाम ऐसे जिनकी स्पेलिंग सी ओ से स्टार्ट नहीं होती, देख लो एक बार, एक बार ध्यान से देख लो, स्पेलिंग देख लो इन तीनों की, 6 की 6 की। 3 ऐसी हैं जिनके नाम के आगे सी ओ लगा हुआ है, और 3 ऐसे हैं जिनके नाम के आगे सी ओ नहीं लगा हुआ। तो बेटा नाम चेंज करने का सिंपल रूल है, नाम चेंज करने का सिंपल रूल है। देखो 90 प्लस माइनस पर कोस, सॉरी 270 प्लस माइनस पर नाम चेंज होगा ना, जब नाम चेंज करना हो ना, किसी का भी नाम चेंज करना हो, किसी का भी नाम चेंज करना हो ना, सिंपल तरीका है, जब नाम चेंज करो ना, जिसके आगे सी ओ लगा हुआ है ना, जिसके आगे सी ओ लगा हुआ है उसका तो सी ओ हटा दो, नया नाम लिख दो, सी ओ हटा के नया नाम लिख दो। सीओ, जिसको नाम चेंज करना ना 90 पर और 270 पर, तो जिसकी स्पेलिंग में सीओ लगा हुआ है ना, उसका सीओ हटा के बाकी बचा हुआ नाम लिख दो। और जिसकी स्पेलिंग में सीओ नहीं लग रहा, उसके आगे सीओ लगा के नाम को कंप्लीट कर दो, नाम चेंज हो जाएगा। अब याद हो जाएगा, उससे देख लो एक बार। जैसे साइन है, साइन का नाम चेंज करना है तो कोसाइन, सीओ लगा कोसाइन बना दो। कोसाइन का नाम चेंज करना तो सीओ हटा के साइन लगा दो, बना दो। क्या क्या क्या, मैं समझ नहीं बात है, ये ट्रिक है भी नाम चेंज करने की, याद रखने की। मैं कह रहा हूं जिसके नाम के जब नाम चेंज होगा 90 और 270 पर, तो जिसकी स्पेलिंग में सीओ है उसका तो सीओ हटा दो, जिसकी स्पेलिंग में सीओ नहीं है उसके आगे सीओ लगा के नया नाम लिख दो, वही नाम चेंज हो जाएगा। देख लो, जब सारे नहीं हो पाओगे। साइन कोस में बदला तो सीओ लगाया, कोस साइन में बदला तो सीओ हटाया, टेंजेंट को टेंजेंट में बदला तो सीओ लगाया, कोटेंजेंट टेंजेंट में बदलेगा, सीओ हटा दूंगा, सिकेंट कोसिकेंट में बदलेगा, कोसिकेंट सिकेंट में बदलेगा। मेरे ख्याल से तो आसान है, नाम चेंज करना बिल्कुल इजी है, या तो सीओ लगा दो या सीओ हटा दो, बस इतना ही करना है। लेकिन इतने चक्कर में पड़ना ही नहीं अपन है। साइन कोसाइन में नहीं बदला, कोसिकेंट में नहीं, साइन कोसिकेंट में नहीं, साइन कोसाइन में। हाँ हाँ हाँ, मुस्कान कह रही मैंने पढ़ा था 10th में, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर भी मैं कहूंगा आपको साइन और कोस याद करने, साइन और कोस एक जगह टेंजेंट आओगा फिजिक्स में, एक जगह। अरमान करा साइन को कोसिकेंट नहीं, कोसिकेंट नहीं भाई, कोसाइन, कोसिकेंट नहीं, कोसाइन 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 कोसाइन। हाँ, क्या बच्चा कह रहा है सर एक बार राइट करके दिखाना प्लीज, राइट करके दिखा तो दिया। साइन का
के आगे CO लगाया, कोसाइन बन गया। कोसाइन का साइन CO हटा दिया, साइन बन गया। जतिन का, चलो इस चक्कर में पढ़ो ना, मैं तो फिर भी कह रहा हूं आप लोगों को, आप मत पढ़ो इस चक्कर में। आप तो इतना सीख लो कि भी साइन कोसाइन में बदलेगा, कोसाइन साइन में बदलेगा, एक जगह टेंजेंट आएगा, टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलना। ठीक, बस पूरा नाम लिखना पड़ेगा ना, पूरा नाम, पूरा नाम लिखना होता है, पूरा नाम, पूरा नाम लिखना होता है, कोसाइन, कोसिकेंट, इस तरीके से। चलो इसमें चक्कर में ना पड़ो, ये तो तेरा टाइम खराब कर देगा। जो मैंने जरूरी था बता दिया, जो जरूरी था बता दिया। ईब तो तम वो कर लो। युवराज तू बोलने नहीं लग रहा कुछ भी, युवराज, युवराज, जो बच्चे चुपचाप बैठे हैं भाई, उनके नाम तो रोकूंगा मैं। हाँ चलो, अब ना, अब लिखो वेक्टर्स, अब वेक्टर्स लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा भाई अब अपना। ये फिजिक्स का टॉपिक है, वेक्टर फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन मतलब फिजिक्स में एज ए सिलेबस है ये, लेकिन टॉपिक तो मैथमेटिक्स है ये भी, लेकिन ये एज ए टॉपिक है मैथमेटिक्स फिजिक्स में, वेक्टर्स। अच्छा देखो, मैथमेटिकल टूल्स में कुछ चीजें जो अभी बता सकता था मैंने बता दी, तो उसमें अब ये देखना है आपने कि भी मैथमेटिकल टूल्स में एक टॉपिक और पढ़ाना आगे चल के मुझे। एक टॉपिक और पढ़ाना है, वो है ग्राफ। ग्राफ और करवाऊंगा मैं, लेकिन ग्राफ करवाऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद क्या कहते हैं, अपना गला खराब हो गया, दवाई ले लूं, दवाई पड़ी मेरे पास, गला खराब होगा। क्या बात बताने वाला था मुस्कान? सर इन टेंजेंट 180 माइनस एंगल, इफ एंगल इज 90 देन इन विच क्वाड्रेंट विल इट। अरे सारे में बता दो दिए बेटे, सब में बताया मैंने, 180 माइनस 90 प्लस 90 हो चाहे माइनस 90 हो। कंट सुधारक वटी, बिल्कुल कंट सुधारक वटी। चलो अब बात करता हूं मैं वेक्टर्स की, वेक्टर्स की, वेक्टर्स देखो। वेक्टर्स, अब अपनी बात पे कंसंट्रेट करा बेटे। मैथ की क्लास के बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को जल्दी जल्दी पहले, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। वेक्टर्स की बात कर लेते हैं पहले, देख लेते हैं क्या है। अब मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका। वैसे अगर एज पर सिलेबस देखोगे ना, एज पर सिलेबस देखोगे तो वो है कि भाई ये यूनिट सेकंड का चैप्टर है, यूनिट सेकंड का चैप्टर काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक्स, लेकिन मैं इसको यूनिट से ना रिलेट करके जनरल टॉपिक के तौर पे पढ़ा रहा हूं। तो वेक्टर की बात करते हैं बेटा। क्वांटिटी होती तीन, फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप की हैं। एक होती है रेशो, एक होती है स्केलर्स, और एक होती है वेक्टर्स। तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, रेशोज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब मैं कह रहा हूं अगले लगभग 10 दिन हमें ये वेक्टर पढ़ना है, नियरली 10 दिन ये वेक्टर चलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से चीजें करनी है आपने, सीक्वेंस बना के रखनी है। फिजिक्स में जब तक जिंदगी में फिजिक्स पढ़ते हो ना, जब तक जिंदगी में फिजिक्स पढ़ोगे आप, तो आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर हमेशा अप्लाई करने होते हैं। तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि बगैर वेक्टर के हमें फिजिक्स आएगी, बगैर वेक्टर पढ़े हम फिजिक्स पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको केवल एक चैप्टर ना मान के ना, एक टूल मानना फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो ये लगभग 8 से 10 दिन चलेगा अपना अगले। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नई नई चीज सीखोगे तुम अभी। तो पहले तो पूछते हैं रेशियोज क्या है। देखो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना फिजिक्स में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेशियोज, स्केलर्स और वेक्टर्स। तो रेशियोज जो हैं
रेशोज वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। रेशोज की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनकी आमतौर पर यूनिट नहीं होती। मैंने बोला आमतौर पर यूनिट नहीं होती, कुछ की यूनिट भी होती है, वो छोड़ो, इतने डिटेल में यहां नहीं जाना अपन। तो रेशोज जो है वो क्वांटिटीज हैं जो आमतौर पर जिनकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, आपके जो आपने पढ़ा उसी का एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद इसका कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अपने इस चैप्टर में। जैसे आपने नाम सुना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने नाम सुना है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक दो स्पीड की रेशो होती थी। तो इसकी नॉर्मली रेशोज की यूनिट नहीं होती, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसलिए ध्यान, नॉर्मली बोला, कुछ का मतलब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो। तो जैसे एंगल एक रेशो है बट उसकी यूनिट है, चलो या तो रेशो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद स्केलर्स, स्केलर्स और वेक्टर्स, इसमें ध्यान से सुनना है, पहले वैसे नाम तो आ चुके हैं स्केलर वेक्टर्स के। स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ध्यान से सुनना, स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है और नॉर्मली डायरेक्शन नहीं होती, नॉर्मली डायरेक्शन नहीं होती आमतौर पर। इसका मतलब यह नहीं कि कभी डायरेक्शन नहीं हो सकती, हो डायरेक्शन हो सकती है, बट आमतौर पर स्केलर्स की डायरेक्शन नहीं होती, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो तो, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो तो स्केलर्स का मतलब मोटे तौर पर अगर जैसे बेसिक लेवल पर पढ़ाना हो, बेसिक लेवल पर पढ़ाना हो तो एक्सेप्शन की बात ना करूं तो ज्यादातर केस में हम यूं कह देते हैं कि भाई ये वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। बट ये टेक्निकली थोड़ा गलत है ये कहना कि डायरेक्शन नहीं होगी। हमें ये कहना चाहिए बेसिकली जिनका मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड होगा और जो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगी, जो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगी, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे जैसे भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी है, पावर है स्केलर क्वांटिटी, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर की कैटेगरी में आएंगे। जब जैसे नई नई बात आएंगी आपको बता दी जाएंगे, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। हाँ, तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल, टेंसर्स के चक्कर में ना पड़ो, टेंसर्स आगे बतावांगे, टेंसर्स आगे बतावांगे, टेंसर्स अभी इतने उस डिटेल में जाओ। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर वो क्वांटिटी हुई जिनका मैग्नीट्यूड होगा और जो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगी, दोज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। देखो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, गलती पता क्या करते हैं इसमें, गलती क्या करते हैं ये है कि कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि ये वो क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। बच्चे ऐसा बोल देते हैं कई बार, जिनका मैग्नीट्यूड होता है जिनकी और उनकी डायरेक्शन नहीं होती, वो क्वांटिटी स्केलर कहलाती है। ये नहीं बोलना आपने, क्योंकि कुछ स्केलर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा फिर भी स्केलर होंगे। कुछ स्केलर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगी फिर भी स्केलर होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर है। प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, फिर भी स्केलर है। एक क्वांटिटी है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, फिर भी स्केलर है। तो ऐसे कई सारे एक्सेप्शंस हैं। तो आपको ये कहना कि जिनका मैग्नीट्यूड हो और जो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करते हो, स्केलर एडिशन के रूल, सिंपल अलजेब्रा के एडिशन के रूल को फॉलो करते हो, जैसे सिंपल रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड किए जा सके, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल दे दो। डायरेक्शन वाला कंट्राडिक्टरी रहेगा अगर आपने कह दिया कि इनकी डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन नहीं होती तो फिर मैं ये पूछ लूंगा प्रेशर की डायरेक्शन है स्केलर है, करंट की डायरेक्शन है स्केलर है, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन है स्केलर है, तो फिर फंस जाओगे आप। तो डायरेक्शन के बारे में ये मत बोलना कि डायरेक्शन नहीं होती, या तो बोलो नॉर्मली डायरेक्शन नहीं होती आमतौर पर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, फिर तो ठीक है, वरना ये डायरेक्शन वाला ध्यान रखना। उसके बाद वेक्टर्स की बात आती है। चलो वेक्टर्स को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। वेक्टर्स के बारे में कोई पूछे व्हाट आर वेक्टर्स, आप कह सकते हैं वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड होगा, जिनकी डायरेक्शन होगी और जो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो भी करेंगे। लिख लो दोबारा, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, लिख लो डेफिनेशन वेक्टर्स की। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction. Vectors are those physical quantities which have both magnitude and direction, and also follows the laws of vector addition, and also follows the laws of vector addition.
Vectors are those physical quantities which have both magnitude and direction and also follows the laws of vector addition. इनका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, और ये वेक्टर एडिशन के लाज को फॉलो करेंगे. ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है, वेक्टर एडिशन के लाज. कुछ बच्चों को, जो बच्चे नए आए होंगे ना, उनके दिमाग में रहेगा ये वेक्टर एडिशन के लाज क्या है. चिंता ना करो, इस चैप्टर में सब कुछ बताने वाले हैं वेक्टर के बारे में. आप आएंगे कल परसों ही आ जाएंगे वेक्टर एडिशन के लाज, तो कल परसों सब कुछ डिस्कस कर देंगे. अभी तो डेफिनेशन बता रहा हूं, जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर एडिशन के लाज को फॉलो भी करें. इसमें गलती क्या करते हैं पता है? गलती जो होती है आम रूटीन में बच्चे पता क्या बोलते हैं, ज्यादातर बच्चों से जो पूछा जाता है ना कि व्हाट आर वेक्टर्स, तो जो बच्चे थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ते वो ये जवाब देते हैं कि भी वेक्टर वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है. बच्चे क्या जवाब देते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है वो वेक्टर है. आपने नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर एडिशन के लाज को फॉलो करें. जो वेक्टर एडिशन के लाज को फॉलो करें, लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है. अच्छा, ये बता दिया था क्या? कोई बात नहीं, अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है भाई, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, टॉर्क एक वेक्टर है भाई, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर है. तो इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज हैं. कुछ के नाम लिख रहा हूं, जितने याद रह जाए ठीक है, नहीं तो टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा आप लोगों को सब कुछ. कुछ के मैंने नाम लिख दिए, यही नहीं और भी बहुत सारी है. मैंने वो एग्जांपल लिए हैं जो अभी हमें एक दो चार दिन में या नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए वो एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए हैं. तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने वेक्टर लिखी हैं. तो हाँ, एक चीज और याद रखना है, देखो आम रूटीन में तो जो डेफिनेशन मैंने बता दी, एक पॉइंट नोट कर पाओ तो, अगर लिख पाओ तो कारण तो आगे समझ में आओगा, कारण तो आगे समझ में आओगा. अगर एक पॉइंट लिख पाओ तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा. कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो याद ही रखने होते हैं. एक क्वांटिटी के बारे में बताता हूं आपको, एक क्वांटिटी के बारे में बताता हूं जो एक्सेप्शनल क्वांटिटी है. एक क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लिखो एक बार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एक क्वांटिटी का नाम लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लिखो एक बार बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सेप्शनल क्वांटिटी है. कैसे एक्सेप्शनल है? वो एक्सेप्शनल इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा था मैं. ये पॉइंट याद रखना है, नहीं सोचिए क्या क्या कहेंगे सर, ये अभी तो याद कर लो, आगे समझ में आ जाएगा. अभी डेफिनेशन में एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं मैं एक बार. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक अकेली ऐसी क्वांटिटी है जो वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होती है कि वेक्टर बोलना है या स्केलर बोलना है. वैल्यू के हिसाब से. अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो तो वेक्टर है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो तो स्केलर है. मैं जो बता रहा हूं सुन लो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अकेली ऐसी क्वांटिटी है जो वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होती है कि उसको स्केलर बोलना है या वेक्टर बोलना है. अगर इफ लिख दो, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल then it is treated as a vector. If angular displacement is very very small, then it is treated as a vector. ठीक. दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत छोटी ना हो, देन इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी. लिख लेना ये बात, ये पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो क्यों ऐसा है वो आगे समझ में आओगा, लेकिन अभी एक एक्सेप्शन की बात कर रहा था. कभी वेक्टर भी हो, वो कभी स्केलर भी है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी वेक्टर के तौर पर, कभी स्केलर के तौर पर, वैल्यू से डिसाइड होता है. तो पॉइंट ध्यान रखना. चलो अभी तो डेफिनेशन की बात, अब मेन चीज डिस्कशन जो अपना वेक्टर्स पर है भाई. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी. देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फोर्स मैंने बोला वेक्टर है, मैंने वेलोसिटी बोला वेक्टर है. ऐसे कुछ एग्जांपल लिखे थे मैंने. तो बेटा देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अब जब हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मुझे मान लो फोर्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो, तो आमतौर पर फोर्स के लिए हम एफ सिंबल यूज करते हैं. आमतौर पर फोर्स के लिए हम एफ सिंबल यूज करते हैं. तो एफ सिंबल यूज करेंगे तो एफ के ऊपर लगा देंगे एरो, एरो लगा देंगे यूं. ऐसे वेलोसिटी को हम वी सिंबल से यूज करते हैं, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे हम यूं, एरो ऊपर. जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए हम आमतौर पर
ए सिंबल यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, तो हम उसके साथ सिंबल के साथ लिखा देंगे ए के ऊपर एरो। मतलब मेरा कहने का है, अभी शांति रखो बेटे, मानसवी सब कुछ बताऊंगा, चिंता ना करो, अभी तो स्टार्ट किया मैंने, चैप्टर स्टार्ट किया है, देखना तो 10 दिन में क्या क्या बताऊंगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा, वेक्टर की टाइप पाइप सब कुछ बताऊंगा बेटे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है, कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी तो, चलते अभी तो मैं लिखना तरीका बताने लग रहा हूं, टाइप बहुत सारी है, सारा कुछ बताऊंगा। देखो ये तो मैंने बताया भी सिंबल कैसे लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो वेक्टर है, उसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो उस सिंबल के ऊपर एरो लगाई जाती है, ठीक। तो ये एरो लगा दी, इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर की है, सिंबल से देख के आइडिया आ जाएगा अपने को। अगर मैं मान लो यूं लिखता हूं कहीं, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिख दिया कहीं ए ऊपर एरो, इसका मतलब ये आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सका है। अभी जैसे मैंने जर्नल ले लिया एग्जांपल के तौर पर, मान लो कहीं आपको ऐसा लिखा मिले, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब ये ए किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए मैंने कहीं बी के ऊपर एरो लगा दी, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब ये बी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मान लीजिए मैंने आर के ऊपर एरो लगा दी, तो ये इसका मतलब आर एक वेक्टर है, सी के ऊपर एरो लगा दी तो इसका मतलब सी एक वेक्टर है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी हम उसके ऊपर हमेशा एरो लगाएंगे, एरो से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो ये तो बात होगी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वेक्टर का जो सिंबल है उसके ऊपर एरो लगाई जाती है। अच्छा कई बार हमें वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, तो हम अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखना हो, किसी भी वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड लिखना हो, जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो उसको यूं लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में बंद कर दो। ये अगर आपने लिख दिया है तो इसका मतलब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। किसी भी वेक्टर को, वेक्टर के मतलब सिंबल को दो पैरेलल लाइन में लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो v का मैग्नीट्यूड लिखना है तो v को यूं बंद कर दो, पहले लिखना सीख लो आज बड़ी क्लास में। a का मैग्नीट्यूड लिखना है तो यूं लिख दो, b का मैग्नीट्यूड लिखना है तो यूं लिख दो, केवल मैग्नीट्यूड लिखना हो तो विदाउट, एक तो या तो दो लाइंस के बीच में बंद कर दो। मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका यो है मैग्नीट्यूड का, या फिर ऐसा करो विदाउट एरो लिख दो, विदाउट एरो, विदाउट एरो, विदाउट एरो भी लिख दिया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिख दिया। मॉडुलस लिखना है या मैग्नीट्यूड लिखना है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बंद कर दो, या फिर मैं कह रहा हूं कि आप विदाउट एरो लिख दो सिंबल को, तो वो भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लिखने का तरीका है। तो ये तो हो गया भाई मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका। उसके बाद है वेक्टर को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। देखो जैसे मान लीजिए हमने वेक्टर पढ़ने हैं तो बार बार मुझे वेक्टर बना के दिखाने पड़ेंगे। जैसे किसी ने बोला भी एक ए वेक्टर है, मान लो कोई भी नाम दे देता हूं मैं, ए बी कुछ भी नाम दे दो आप। मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है, किसी ने बोला भी इसको डायग्राम में बना के दिखाओ, तो बेटा किसी भी वेक्टर को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। किसी भी वेक्टर को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं एरो, लाइन के ऊपर एरो। जैसे मुझे ए वेक्टर को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना था, ये तो सिंबल होगा, डायग्राम बनानी है तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन खींचूंगा मैं और इस लाइन पर एक एरो लगा दूंगा। अब मैंने ये बना दिया, इसका मतलब मैं कह दूंगा दिस इज ए वेक्टर, इसको क्या बोल दूंगा मैं, ये ए वेक्टर बना दिया मैंने। मान लीजिए मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ये बनाना था मुझे, मान लीजिए मैंने यूं बना दिया बी वेक्टर, एक लाइन खींची एरो लगा दी, तो इसका मतलब ये होगा बी वेक्टर मेरा, ये होगा मेरा ए वेक्टर। देखो इस लाइन की जो लंबाई है उसका भी ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से खींच दो। जैसे ए वेक्टर के लिए मैंने बड़ी लाइन दिखाई है, बी वेक्टर के लिए मैंने छोटी लाइन दिखाई है, इसका मतलब है अगर मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी लाइन ड्रा करता हूं, इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के लिए लाइन बड़ी दिखानी होगी। अगर लाइन छोटी है इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम है। ये जो लाइन आप ड्रा करते हो ना, इस लाइन की लंबाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन आप ड्रा करोगे उस लाइन की लंबाई हमें यह बताएगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है। बड़ी लाइन का मतलब है मैग्नीट्यूड ज्यादा है, छोटी लाइन का मतलब मैग्नीट्यूड कम है। तो लाइन ऐसे नहीं अपनी मर्जी से ड्रा करनी है हमने, अभी तो जस्ट सिंबल बता रहा हूं, तो आगे चल के इनका मीनिंग क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। कहीं लाइन छोटी दिखेगी, कहीं लाइन बड़ी दिखेगी, तो लाइन छोटी है बड़ी उसे देखना है। ये जो एरो है लाइन के ऊपर, ये एरो हमें डायरेक्शन बताएगी। अगर मैंने इस लाइन पर इधर इस पर नहीं, सिंबल पर एरो नहीं, सिंबल पर नहीं, इस लाइन पर एरो, इस लाइन पर जो एरो है, ये जो एरो है हमें ये डायरेक्शन बताएगी। ये एरो, सिंबल के ऊपर एरो से कोई मतलब नहीं हो, तो एक सिंबल है। अगर ये एरो मैंने इधर बना रखी है, इस डायरेक्शन में एरो है ये, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर की ये डायरेक्शन है।
अगर मैंने बी के लिए इधर एरो बना रखी है तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बी की डायरेक्शन इधर है। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखे हैं तो मैंने बी की एरो इधर बनाई, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बी की डायरेक्शन है, इसमें ये कहना चाह रहा था कि ये ए की डायरेक्शन। तो ये एरो हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देगी, एरो हमें वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में आइडिया देगी। दूसरी बात, जैसे मैंने वेक्टर यहां से स्टार्ट किया, मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट किया, ये एरो पी पॉइंट तक गई, तो जहां से वेक्टर को आप स्टार्ट करते हो डायग्राम में, जब जब भी डायग्राम बनाओगे तो जहां से आप वेक्टर को स्टार्ट करोगे उसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर। जैसे इसमें ओ इनिशियल पॉइंट है, पी फाइनल पॉइंट है, जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ वो इनिशियल पॉइंट है, जहां तक एरो लगा रखी लास्ट में वो फाइनल पॉइंट है। कई बार इनिशियल पॉइंट को बोलेंगे हम टेल ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर इनिशियल पॉइंट को, फाइनल पॉइंट को बोलेंगे हेड ऑफ द वेक्टर। टेल और हेड इस तरीके से वर्ड यूज किए जाएंगे। क्लियर? तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टेल, हेड, ये सब चीजें इसमें बनाई जाती हैं।